हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी आप लोग। एक बार फिर से आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिएगा दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को टेंस के क्वेश्चंस करवा रहा था। एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन अभी भी टेंस के ही चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला क्लास देखा है उनके लिए तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी प्रतीत होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उन सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि एक बार पहला क्लास जरूर देखें वो, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड ये सेकंड क्लास है पूरा का पूरा। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, अभी ये टेंस के रूल्स करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है। उस रूल्स के अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है, दो मेथड रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हम लोग एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। रूल क्वेश्चन टू रूल पे आ रहे हैं, और कंपटीशन एग्जाम में आखिर यही बात अपने को देखनी होती है। बिल्कुल, तो पहले सवाल पे आ जाइएगा। देखो, यहां पे जब भी आपको इफ दिखे, ये ध्यान रखें आप लोग, मैं आपको तीन रूल करवा के आया हूं इफ के। इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, बार बार समझें आप लोग। अगर अगले वाले क्लोज में, अगले वाले उपवाक्य में क्या आ रहा है, फ्यूचर टेंस आ रहा है, और फ्यूचर भी कौन सा, सिंपल वाला। बहुत सारे बच्चों को अगर ये पता नहीं है प्रेजेंट सिंपल, देखो मैं मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूं आपको। देखो, सिंपल जो वाक्य होता है प्रेजेंट सिंपल का, उसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट वी फर्स्ट के साथ में लग जाता है एस या ईएस। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का। फ्यूचर सिंपल की स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल की, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा सेल या विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ साथ में जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं इफ के सारे रूल्स आपको करवाऊंगा। इफ के तीन रूल्स होते हैं, चाहे आप क्लासेस में देख लो आप, तो इफ का ये पहला नियम हो गया अपना। हालांकि ये रूल मैंने अभी नहीं करवाया है, ये बात आप ध्यान रखें। इस रूल को मैं थर्ड पे लेके जाऊंगा। ये बेस्ट नियम है, इसके कोई सवाल आएंगे मैं आपको करवाऊंगा। ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे इस एग्जाम्पल पे बनाए अपन, तो ये बनेगा इफ यू इनवाइट मी। इसका मतलब है अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे, आई विल अटेंड योर मैरिज, तो मैं आपकी शादी में आऊंगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। ये पहला क्वेश्चन है। तो इस रूल की बात करें हम लोग, एक रूल ये चलता है इफ का, ये मेरी पहली क्लास में भी आपको इसका रूल दे चुका हूं। इफ का दूसरा नियम चलता है, दूसरा रूल ये चलता है इफ का, कि इफ के बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं हम लोग। इफ के बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे अगर अगले वाक्य में क्या आता है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आज ये चीज देखें आप लोग, आज मैं आपको एरर निकालने सिखाऊंगा। और इफ का तीसरा नियम ये कहता है, इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा अगर अगले उपवाक्य में सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, जो स्टूडेंट एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं, नेवी का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं, खैर टेंथ वगैरह छोटी क्लासेस में तो ये एरर के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हाँ, सीबीएसई में हो सकते हैं, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में तो जैसे पिछली क्लास में दे रहा था मैं क्वेश्चन, उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो तो आपको एक वाक्य देता है, और उसके अंदर
एरर निकालने के लिए बोलता है कि आपको वाक्य में एरर निकालना है, गलती फाइंड आउट करनी है कि इस वाक्य में गलती क्या है। तो यहां पर अब देखो, यहां पे ये कह रहा है इफ से वाक्य स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल समझ में आ गया। यू यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे हेड एचवी है, इनवाइटेड यहां पर मैन वर्ब है। एचवी मैन वर्ब की बात करें तो ये मैन वर्ब का इनवाइट का थर्ड फॉर्म है, V3 है। थोड़ा सा देखो, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, वर्ब वगैरह देख लिया करो। अब यहां पर जब पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? अरे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता है जब सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता हो। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, हेड उसका हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका मेन वर्ब है। देख रहे हो आप? तो यहां पे हेड और एचवी, हेड एचवी है, और एमवी यानी मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब यहां पे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस रख दिया। आगे वाले उपवाक्य में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ये देखो आप लोग, ये होना चाहिए था क्या? सब्जेक्ट के बाद में विल तो कभी नहीं आ सकता। अब आप कहोगे सर विल कब आएगा? अभी अभी मैं आपको पहला नियम करवा के आया हूं, उसमें क्या बता के आया हूं? इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल, और आगे वाले में फ्यूचर सिंपल। तीन नियम है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लिख लो। रामबाण औषधि इसको बोलते हैं ना, वो है आपके लिए, क्योंकि इनमें से एग्जाम में बार बार प्रश्न आ रहे हैं, बार बार प्रश्न आ रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस है, टेंस का जो कंडीशनल वाक्य होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सर कौन सा टेंस लगाएं, कुछ समझ में नहीं आया। पास्ट सिंपल भाई, ये कहता है सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म लगाओ। बेसिक जानकारी आपको मिल रही है इनके इनके माध्यम से। तीन टेंस में आगे देखो, प्रेजेंट सिंपल अभी पूरा थ्योरेटिकल समझा के आया था कि सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस और एस। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग अब हेड आएगा, मैन ऑफ थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसा संरचना आता है तो आगे वाले में ऐसा आना चाहिए। और हमने क्या लगा रखा है? विल लगा रखा है। तो यहां पे गलती ये है, विल अटेंड नहीं आना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अटेंडेंट यहां पर आना चाहिए था, तो अटेंडेंट ये आना चाहिए था। आया क्या है? विल अटेंड आया है। देखो, जो स्टूडेंट थोड़े नए हैं, जिनको एरर संबंधी ज्ञान नहीं है, उनको मैं बता दूं एरर होती क्या है। देखो, आप देख रहे हो यहां पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ए, ये बी, ये वाला सी, यहां तक सी है, और ये डी। ये कहता है, अरे ये कहता है, क्या कहता है? कहता है कि गलती कौन से भाग में है, ए में है, बी में है, सी में है, और आपको ये लग रहा है कि सर इसमें गलती है ही नहीं, ये तो वाकई सही है। तो भाई आपको कौन मना कर रहा है? आप डी करके आइए ना। लेकिन आपको सेंटेंस को एनालिसिस करना है, सेंटेंस की पहचान तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ संभव है। अदरवाइज तो ये संभव नहीं है, नहीं तो कैसे आप लोग कर पाएंगे? तो ये तीनों नियम आप याद रखें अच्छी तरीके से, बिल्कुल सटीक आपके आंसर आएंगे, क्लियर रूपरेखा बनेगी। यहां पे आपका आंसर ये होना चाहिए था, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका सी आपका आंसर है, क्योंकि सी वाले भाग में गलती है। अब देखो, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसी प्रकार के जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मिलेंगे जो आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तीन कंडीशन है इसकी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। नेक्स्ट सवाल देखो, स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है,
बहुत सारे बच्चों का दिमाग जा रहा होगा इफ पे। अब की बार मैं कहूंगा ये इफ का पहला नियम क्या है, बता के आऊं। इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए था, नहीं आया है। इसका मतलब पहला नियम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल अगर आता, प्रेजेंट सिंपल अगर आता तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट एस या ई एस लेता। नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला नियम यहां नहीं लगेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, इफ के बाद में पास्ट सिंपल। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आगे वाले उपवाक्य में क्या होना चाहिए था, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाँ नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो सर, पास्ट सिंपल में तो आपने बताया था, भाई बताया था, कहां मना कर रहा हूं, ये बताया था इफ के बाद में सेकंड फॉर्म। सर यहां तो कोई वर्ब नहीं है, मैन वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, वोज है ना। देखो एक बी वर्ब होता है, बी वर्ब, बी वर्ब जो होता है ना, वो खुद सेकंड फॉर्म, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होता है वोज या वर। फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होता है वोज या वर। और यहां पे अगर इफ के बाद में बी वर्ब लगाना हो, इफ के बाद में सब्जेक्ट हो और आपको बी वर्ब लगाना हो, ठीक है, और बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना हो, तो सेकंड फॉर्म आएगा वोज या वर। तो वोज कभी नहीं आएगा, तो क्या आएगा भाई, वर आना चाहिए। ये वुड वाला नियम लग रहा है तो है नहीं, तो तीसरा नियम तो लगेगा नहीं इसके अंदर, सेकंड वाला नियम लगेगा यहां पर इफ आई। वैसे टेंस में बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, टेंस के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस जब हम पढ़ते हैं आई के साथ वोज लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ठीक है, मुझे क्लासेस में ऐसा मिलता है कि सर आई के साथ तो वोज लगता है, तो सर यहां पर तो आई के साथ वोज लगा, आपने कहा गलत है। मैंने कहा गलती ए में ही है, ए में है, गलती क्या है फिर, आई के साथ यहां पर वोज नहीं आना चाहिए। आपका प्रश्न सर क्यों नहीं आना चाहिए, मैं कह दूं कंडीशनल जो वाक्य होते हैं, अरे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त को बताने वाले जो वाक्य होते हैं, उनके अंदर सब्जेक्ट चाहे ही हो, सब्जेक्ट से सी हो, सब्जेक्ट चाहे आई हो, या कोई और हो, आई इनके साथ भी क्या आएगा, वर का प्रयोग आना चाहिए था। यहां पर वोज आया है, इसलिए ए में गलती है। ओके, मैक्सिमम हम टेंस पे बातें करेंगे पहले, जब टेंस आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे वाले टॉपिक्स पे हम चलेंगे धीरे धीरे। देखो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को क्रिएट करने का, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हर एक विद्यार्थी तक हमारी सहायता पहुंचे, चाहे वो कॉलेज के लिटरेचर के बेसिस पढ़ रहा हो, बैंकिंग, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स इनकी तैयारी कर रहा है, या स्कूलिंग में है। कई बच्चे बोल रहे थे सर स्कूल के कुछ वीडियोस अगर आप अपलोड कर दो तो हम देख सकें, तो भविष्य में उन चीजों का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और सारी चीजें आप लोगों के तक पहुंचाई जाएगी। पूरा हेल्प रहेगा यहाँ से जितना हो सकता है। पहले ग्रामर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी, जितनी आपकी ग्रामर अच्छी होगी उतना बेहतरीन है। वोकअप की क्लासेस भी मैं अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में। अभी तो टेंस का देखो सेकंड नंबर का क्लास जा रहा है, और ये अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं एक बार के लिए। तो थोड़े से जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं बिल्कुल हेजिटेट ना हो, आने वाले क्लासेस में और अच्छी तरीके से हम आप लोग मेहनत करेंगे। तीसरा सवाल, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, जो आपको आराम से दिख जाएगा। कई विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। सी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। अब देखो पिछली क्लास में आपको एक टेंस समझाया था,
देखो टेंस मैं बता दूं इसके अंदर, जब ये टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब ये टेंस आता है तो ये वाले प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं, सिंस या फोर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। सिंस का जो यूज होता है वो जनरली इसमें होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे सिंस मंडे ऐसे हो गया, सिंस जुलाई, सिंस 2001, ये होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का जो प्रयोग होता है वो स्टूडेंट होता है, ध्यान रखना, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड की बात करें, अवधि होगी 2 दिन, फॉर 2 days, 3 वर्ष, फॉर 3 years, ये आपकी अवधि हो गई, ठीक है ना। इस टेंस की एचवी क्या होती है तो बता दूं, एक होती है हैज बीन और दूसरी होती है हैव बीन। मेन वर्ब क्या होती है तो ध्यान में रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। इसमें क्या गलती है, मैं कहूंगा यहां पे गलती है भाई, यहां पे लोचा है। दिक्कत कहां है, यहां दिक्कत है, क्योंकि यहां पे कह रहा है इजेमआर के साथ आईएनजी और आगे लगा रहा है सिंस 1983। एक तरफ तो कह रहा है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम और एक तरफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेके आ रहा है, क्योंकि इजेमआर और जो आईएनजी होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, ये सभी विद्यार्थी ध्यान में रखें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इजेमआर आईएनजी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपके सामने पड़ा है पूरा का पूरा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में एच वी आनी चाहिए, हैज बीन, और मैन वर्ब वर्क है तो आईएनजी लग जाएगा और जो आंसर हो जाएगा वर्किंग। देखो ये शब्द जो है इसका उच्चारण मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये देखो ये वाला जो चीज है ना ये थोड़ा फोनेटिक्स है, रीट वाले विद्यार्थियों के लिए काम की चीज है। जो बच्चे इंग्लिश की रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी बहुत जल्दी जो टॉपिक वाइज सिलेबस डाल देंगे, जैसे ही आपका सिलेबस क्रिएट होने वाला है। अभी उम्मीद है कि वैकेंसीज आने वाली हैं, तो जैसे ही रीट की वैकेंसी क्लियर होती हैं और कितनी होती है, कब एग्जाम होता है, अभी तो हम डायरेक्टली नहीं कह पाएंगे कि आपका एग्जाम कब है, लेकिन नियर भाई फ्यूचर में आपको मिलेंगी देखने को। तो उस टाइम आप लोगों के लिए फोनेटिक्स की क्लासेज और ये जो भी टॉपिक्स हैं आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो सारा इस चैनल पे आपको मिलेगा। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अब आपके लिए इतनी मेहनत हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा इसको लाइक करना, इसको प्रमोट करना, मैं कहूंगा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उस तक सूचना पहुंचाइए। देखो अब इस युग में जो वर्तमान युग चल रहा है, अगर आप किसी का शिक्षा की दृष्टिकोण से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप भला करते हो तो वो सबसे बड़ा उपकार होगा उस विद्यार्थी के लिए। तो देखो जितना हमसे यहाँ कोशिश हो रही है, बिल्कुल भरपूर सहयोग है, आगे भी रहेगा। आप भी, आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं, बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं या माताएं बहनें जो भी पढ़ने वाले हैं, उन सबको बताएं इन चीजों के बारे में कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं अपने यहाँ पे आसपास में, इनका आप भरपूर फायदा आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कोर्स करवाएंगे एक एक टॉपिक्स का, तो उसका फायदा जरूर आपको लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती, यहाँ पे बी पार्ट में है, बिल्कुल समझ लीजिएगा, बी वाले भाग में एरर है, गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया सवाल, आ गया, जिसकी आपको उम्मीद थी वही सवाल मिला है, इफ के ऊपर सवाल मिला है। पहले सवाल को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इफ आई विल हैव एनफ टाइम टुमारो, आई विल कम एंड सी यू।
अगर मेरे पास पर्याप्त समय रहा कल तो मैं आऊंगा और आपसे मिलूंगा, ऐसा इसका मीनिंग है। आपके जैसे ही इफ लिखता है और इफ के बाद में सब्जेक्ट लिखता है तो पहली कंडीशन याद आ जाती है। लिख लो, पहली कंडीशन याद आ जाती है तो उस समय अगले वाले वाक्य में क्या होना चाहिए, ये संरचना होनी चाहिए। पास्ट का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे। पहले वाक्य में जो संरचना बन रही थी, ठीक है, वो अलग थी, विल हैव आया है, तो मैं तो कह दूं कि यहाँ पे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, सीधे सीधे बता दूं कि वी फर्स्ट के साथ में एस और एस आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि आगे वाले में क्या लगा रखा है, विल हैव लगा रखा है, और आई के साथ में तो वर्ब में एस और एस लगता नहीं है, तो ये बनेगा इफ, प्रेजेंट सिंपल बनेगा हैव, इफ आई हैव। तो यहां पे गलती है इसमें। और वैसे भी इफ लगने के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में कभी फ्यूचर टेंस नहीं यूज होता, हालांकि उसका जो टाइम है वो फ्यूचर रहता है। देखो, हैव का मतलब होता है, एक तो होता है पजेस और एक होता है टेक। पजेस का मतलब कोई चीज को रखना या कोई चीज का अधिकार होना, और टेक का मतलब होता है लेना। जैसे आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी यूज कर रहे हैं लोग बाग, आई एम हैविंग बाथ, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है, मतलब खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग फूड, चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक, कुछ भी ऐसा बोलना चाहें तो वहां पे पजेस के मीनिंग में लेते हैं। तो ये कहना चाहता है कि अगर मेरे पास समय होगा तो बोली बात है पजेस के अर्थ में आया है। और एक बात और बता दूं, जब इसका हैव का मीनिंग ये वाला होता है तो ये अपने साथ में कभी भी क्या नहीं लेगा, आईएनजी नहीं लेगा। कोई क्वेश्चन में आगे बात आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते रहें। The college is running a computer course since 2007. कॉलेज एक कंप्यूटर कोर्स चला रहा है 2007 से। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। पिछले सवाल में भी मैंने कहा था जो स्टूडेंट देखें फिर उसका आंसर करेंगे। मैं आपको इतना बता दूं, इसके अंदर ऐसा कैसा सवाल मैं दे चुका हूं आपको। ये वापस से आ रहा है, सिंस या फॉर प्लस टाइम है, और सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है तो जनरली अगर पास्ट की चीजें नहीं दी गई हैं या फ्यूचर की चीजें नहीं दी गई हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे आप आंसर बताना, इसका आंसर सर ये होगा। सवाल आप देख लीजिएगा दोबारा, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 2000 ये आपको पहले से ही पता है, सिंस के बाद में 2007 आया है तो ये बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। स्क्रीन पे अगला सवाल, इट इज टाइम, गलती निकालनी है। वाक्य इट इज टाइम से स्टार्ट हुआ है, यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, एक टेंस होता है जिसका नाम होता है पास्ट सिंपल। सिंपल वाक्य की बात करते हैं तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहता है। इंग्लिश में उसकी पहचान होती है लगभग, जैसे पास्ट टाइम वाले वर्ड देता है वो, यस्टरडे दे देगा बीता हुआ कल, वन डे दे देगा एक दिन, वंस दे देगा एक बार, एगो का मतलब पहले, दैट डे दे देगा उस दिन, ठीक है, या फिर लास्ट के बाद में कोई टाइम दे देगा।
इन के बाद में पास्ट टाइम दे देगा, जैसे वर्ष वगैरह आ जाएगा कोई, ठीक है, या प्रीवियस डे दे देगा, पिछले दिन की बात करेगा, या डे बिफोर यस्टरडे दे देगा। इसके अलावा कंडीशनल वाला तो आप पढ़ के आई ही, इसके अलावा क्या दे दे रहा है, इट इज टाइम से वाक्य शुरू होके आए, या इट इज हाई टाइम से वाक्य स्टार्ट होके आए। ये पूरा का पूरा पास्ट सिंपल पढ़ा है, यहां पे देख लेना आप लोग। अगर कोई सेंटेंस इनसे, ये एडवर्ब्स आ रही हैं या इनसे स्टार्ट होके आ रहा है, हम इसको पास्ट सिंपल में कंसीडर करते हैं। और जब पास्ट सिंपल में कंसीडर करते हैं तो यहां पे जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में क्या आनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। और डिसाइड का मतलब निर्णय लेना होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसाइडेड। गलती होगी किसमें, बी में एरर हो गया, बी का एरर है, ध्यान रखें आप लोग। स्क्रीनशॉट लेते चलें, बार बार सवाल आएंगे, कभी कौन सा एडवर्ब डालेगा, कभी कौन सा एडवर्ब डालेगा। अगला सवाल, बिल्कुल स्क्रीन पे साफ क्वेश्चन दिख रहे हैं एकदम आपको, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने जो स्क्रीन चल रहा है मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूं। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो बच्चों, कोई चीज आपको नहीं जाननी है, पूछनी है, तो वो हमें आप कमेंट करके बताएं, सर इस चीज की आप वीडियो अपलोड करें, ये चीज में थोड़ा अच्छी की आपको रिक्वायरमेंट है, ये आपको पढ़ना है, बिल्कुल आप बताएं, तो उससे आप लोगों के लिए और अच्छी मैटर हम तैयार करके आप तक पहुंचा पाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहां पे लास्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, कोई लास्ट सैटरडे, ठीक है, लास्ट सैटरडे। अब लास्ट सैटरडे आ गया, पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए था, तो यहां पर हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहां पर तो सेकंड फॉर्म होना चाहिए था। लिव का सेकंड फॉर्म जो आएगा वो लेफ्ट होएगा। यहां पे गलत क्यों है, क्योंकि गलत इसलिए है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और वर्ब की लग जाती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहां पे ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट टेंस, अगला क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले क्लास को देखा है, आज की जो क्लास थी करीबन करीबन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ताकि उन विद्यार्थियों को फायदा हो सके जिन्होंने पहली क्लास के रूल्स को अच्छे से समझा है और अभी नेक्स्ट क्लास वो देख रहे हैं। देखो इसमें मैंने शायद पहला पहला सवाल कराया था, पहली स्क्रीन के अंदर पहला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन करवाए थे, उस समय बताया था सिंस के बाद में अगर आपको टेंस लगाना हो तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस लगाया था। सिंस के बाद में अगर टेंस लगाना हो तो पास्ट सिंपल टेंस आपने लगाया था, और सिंस के पहले आपका टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी बता के आया था, सामान्य ये संरचना होती है सिंपल वाक्य की, हैज या हैव, हाँ नेगेटिव है तो नोट लगा जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और पास्ट सिंपल की बार बार आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म। तो अब ये कहता है, यहां पे सिंस है, यहां पे सिंस का अर्थ है जब से, मैंने नेहा को नहीं देखा है जब से हमने स्कूल छोड़ा है, ठीक है, तो यहां पे सिंस के पहले तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और सिंस के बाद में आपका पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए था। तो गलती किस भाग में कर दी अब की बार, सी में कर दी, क्योंकि पास्ट सिंपल में हैज और हैव नहीं आते हैं। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर आपके सामने है,
देखो, कोई भी कोई भी मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर कुछ भी प्रस्तुत करता है, कोई भी कलाकार होता है ना, वो अपनी तरफ से, मैं कहता हूं 100% नहीं, 1000% देना चाहता है। देखो, कमियां हो सकती हैं, आप में भी है, हम में भी है। कुछ भी कमी आपको लगे, कहीं पर भी आपकी कोई चीज समझ में नहीं है, बार बार आपसे निवेदन है, वी आर रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, कि आप कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो भी बताएं, दिल में मत रखें कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपने को तो अच्छा लग रहा है। बताने में क्या जाता है? अरे तेरा क्या जाता है, बताने में क्या जाता है, कह के तो हमें थोड़ी ऊर्जा मिलती है उससे। पिछला वीडियो अपलोड होने के बाद में काफी स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे आए, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए पूरा कोर्स डाल दूं, सुबह से लेकर शाम तक लगातार वीडियोस बनाता रहूं आप लोगों के लिए। लेकिन और भी ड्यूटीज हैं, तो उनको भी हमें निभानी होती हैं, तो फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो ये आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। देखो, बिल्कुल, आप पे मैं आपको इतना कह दूं, ये क्लासेस देख लेना पूरी की पूरी, उसके बाद में आप बात करना सर टेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको ये वाली बात मैं कंजक्शन में भी बताऊंगा आगे जाकर। बहुत बढ़िया सवाल है, फिर बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ें। देखो स्टूडेंट, यहां पे नो सूनर क्या आया है? नो सूनर। अरे नो सूनर का मतलब जैसे ही, ठीक है, नो सूनर के बाद में हमेशा एच वी आता है, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में एम वी आता है, और कंजक्शन में नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग करते हैं। आपको फंसाएगा कंजक्शन में, 12वीं वाले बच्चे ध्यान रखना, नो सूनर के साथ में क्या यूज होना चाहिए? देन। क्या यूज नहीं होना चाहिए? वेन। कंपटीशन वाले भी समझ लो, यहां भी वो खालिस्तान भी छोड़ देगा, क्या फर्क पड़ता है? गांठ बांध के नहीं रखनी, टेंस पढ़ रहे हैं सर, कंजक्शन कैसे आ गया? अरे राजस्थान पढ़ाता है जीके का टीचर, तो क्या नदी की बात आ जाती, क्या बात बताने में क्या जाता है क्या उसका? जाता नहीं। वही बात मैं यहां बता रहा हूं, यहां पर नो सूनर वाक्य के स्टार्टिंग में आया है, आगे अगर आपको पेयरिंग लगाना है तो देन लगाना, वेन ना लगाना। अगर वाक्य स्टार्ट हो गया है हार्डली, अरे स्केर्सली, इनसे शुरू होके आया, तो देन ना लगाना, वेन लगाना। क्या लगाना और क्या नहीं लगाना। अब देखो, यहां पर डिड आया है, एरर की बात करूं, और टच्ड, ये डिड का यूज होता है कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल में यूज होता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पे टच आना चाहिए आंसर, तो इसका मतलब ए वाले भाग में ही गलती है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। देखो बच्चों, आज का मेरा लास्ट प्रश्न है, आज मैंने 10 ही क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, और ये वाला प्रश्न भी बहुत सीधा है एकदम, आप आराम से कर सकते हो, सारे विद्यार्थी कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने बात आज पास्ट सिंबल के, इफ के नियम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नियम, इन पे बातें की है। इनके बाद में वर्स आ गया, इन प्लस पास्ट टाइम आ गया, इन प्लस पास्ट टाइम आता है तो टेंस रहेगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के बारे में जानते हो, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म, ये रहा हैज गॉट, यहां पर आंसर आना चाहिए था गॉट। तो देखो, इतना ही कहना चाहूंगा, लगातार चैनल से जुड़े रहो, और जो भी मेरे जानने पहचानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनको मैं एक बात बोलूंगा, ये जो आप नीचे स्क्रीन देख रहे हो, ये कोई और कोचिंग का नहीं है, हम लोगों का ही कोचिंग है। यहीं पे हम लोग फैकल्टी हैं चूरू के अंदर, करीबन कोरोना काल से पहले से जुड़े गए, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के रूप में, जो 12वीं कर चुके हैं कोई भी स्टूडेंट, वो जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल ऑफलाइन मोड पे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। रेगुलर क्लासेस चलती हैं 10 बजे, आना जी 10 बजे स्टार्ट होते हैं क्लासेस, 4 बजे तक बिल्कुल
कहते हैं ना हार्ड तोड़ मेहनत, वो हमारे दिनेश जी करवाते हैं यहाँ पे। आप उनसे आइए, बिल्कुल आपको एक ऐसे बंदे से मिलेंगे आप कि जो आपको 8 से 10 घंटे आपको मेहनत करना सिखा देगा। इतनी सी मैं बात बोलना चाहूंगा। बाकी आप जुड़े रहें, लगातार आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें थोड़ी बहुत इंकरेज करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, ताकि हमारे अंदर थोड़ी बहुत और ऊर्जा आए और हम आपके लिए और बेहतरीन काम कर सकें, और हमारी टीम को और हमें उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बस इतनी सी बात है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नाइस, हैव ए नाइस डे। गुड बाय।